अ, अक्सर जब किसी को उधार देने की बात आती है ना, तो हमारा दिमाग एक रियर व्यू मिरर यानी गाड़ी के पीछे देखने वाले शीशे की तरह काम करता है। हाँ, बिल्कुल सही। हम हमेशा पिछली हिस्ट्री देखते हैं। एग्जैक्टली ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने पिछले सालों में कैसा व्यवहार किया, उसकी पुरानी तनख्वाह क्या थी, उसने पुराने लोन चुकाए या नहीं। फाइनेंशियल सेक्टर की भाषा में इसे क्रेडिट हिस्ट्री कहते हैं। राइट, जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है बैंकिंग में। हाँ, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब कोई सीधी सड़क पर गाड़ी चला रहा हो और पिछला रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा हो। लेकिन असल परेशानी तो तब आती है जब किसी ऐसे इंसान को उधार देना हो जिसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं। जिसे हम न्यू टू क्रेडिट या एनटीसी कहते हैं। वहां पर ये रियर व्यू मिरर तो किसी काम का नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम ऐसे लोगों को लोन देने से हमेशा घबराता है। इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम सीधे L&T फाइनेंस के Q1 FY27 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और उनकी अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट के अंदर उतरेंगे। जो कि अपने आप में एक बहुत ही फैसिनेटिंग डॉक्यूमेंट है। उनका जो पूरा टेक शिफ्ट है। हाँ, हमारा लक्ष्य यही है कि इन दस्तावेजों को डीकंस्ट्रक्ट करें। हम समझना चाहते हैं कि कैसे साइक्लॉप्स और नॉस्ट्रेडामस जैसे आधुनिक AI इंजन्स उन लोगों का रिस्क असेस कर रहे हैं जो पेपर पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। और सबसे बड़ी बात कि कैसे ये टेक फर्स्ट अप्रोच सीधे तौर पर कंपनी की लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रही है। राइट। तो L&T फाइनेंस के लक्ष्य 2031 विजन से शुरू करते हैं। उसमें उन्होंने खुद को एक रिस्क फर्स्ट, टेक फर्स्ट, AI नेटिव इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की है। देखो, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक छोटा टेक अपग्रेड नहीं है। उन्होंने अपने पुराने लेगेसी सिस्टम्स को पूरी तरह से बदल दिया है। दस्तावेजों में द टेक मल्टीप्लायर का बहुत बड़ा जिक्र है। हाँ, जिसमें 1000 से अधिक डेटा साइंटिस्ट और टेक प्रोफेशनल्स लगातार काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो एक नए जेन 3 आर्किटेक्चर पर काम कर रहे हैं और ये ट्रांजिशन छोटा नहीं है। उस नए आर्किटेक्चर पर आने से पहले ना, मैं इस लेगेसी सिस्टम वाले हिस्से को थोड़ा और समझना चाहता हूँ। फाइनेंशियल सेक्टर में जब हम पुराने सिस्टम्स की बात करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी कमी उनकी स्पीड होती थी। स्पीड और स्केल दोनों ही। तो एक एनालॉजी ट्राई करते हैं। क्या हम पुराने लेगेसी सिस्टम्स को एक ऐसे पुराने बंदरगाह या पोर्ट की तरह देख सकते हैं जहां मजदूर एक एक बोरी अपने कंधे पर उठाकर जहाज में रखते हैं? हाँ, ये एनालॉजी काफी सटीक है। और उसके मुकाबले में L&T फाइनेंस ने जो नया कुबरनेटीज बेस्ड जेन 3 आर्किटेक्चर बनाया है, क्या वो एक आधुनिक फुली ऑटोमेटेड पोर्ट की तरह है जहां हजारों कंटेनर्स एक ही वक्त में मूव होते हैं? ये शिपिंग कंटेनर वाली तुलना दरअसल कुबरनेटीज के पूरे टेक्निकल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। अच्छा, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखो, लेगेसी फाइनेंशियल सिस्टम्स का डिजाइन मोनोलिथिक होता था। मतलब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक ही बड़े ब्लॉक की तरह लिखा जाता था। तो त्योहारों के वक्त जब अचानक से हजारों लोग 2 व्हीलर लोन के लिए अप्लाई करते थे तो पूरा सिस्टम बैठ जाता होगा। हाँ, पूरे सिस्टम पर लोड पड़ता था और वो ड्रास्टिकली स्लो हो जाता था। लेकिन कुबरनेटीज सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, जिन्हें सच में टेक्निकल भाषा में कंटेनर्स ही कहा जाता है। ओह वाओ, सच में कंटेनर्स बुलाते हैं। बिल्कुल। तो अगर अचानक से लोन अप्रूवल वाले सिस्टम पर लोड बढ़ता है तो जेन 3 आर्किटेक्चर सिर्फ उस एक स्पेसिफिक कंटेनर की कैपेसिटी को मिली सेकेंड्स में बढ़ा देगा, बिना बाकी बैंकिंग सिस्टम को स्लो किए। दैट मेक्स सेंस। एग्जैक्टली। इस लेवल की लो लेटेंसी और मैसिव स्केल की वजह से डिसीजनिंग बहुत फास्ट हो जाती है। लेकिन एक मिनट, इस आर्किटेक्चर को चलाने के लिए जो 1000 डेटा साइंटिस्ट की फौज उन्होंने लगाई है, वो आखिर कर क्या रही है? सिर्फ सर्वर्स को चालू रखना तो 100 लोगों का काम भी हो सकता है ना? हाँ, पर वो सिर्फ सिस्टम मेंटेन नहीं कर रहे। वो लगातार नए AI मॉडल्स और माइक्रो सर्विसेज डेवलप कर रहे हैं, जिसे दस्तावेजों में द टेक मल्टीप्लायर कहा गया है। अच्छा, तो मतलब वो नई चीजें बना रहे हैं लगातार। राइट। जब बेस आर्किटेक्चर इतना फ्लेक्सिबल हो तो नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारने का डेवलपमेंट साइकिल महीनों से घटकर हफ्तों में आ जाता है। FY27 के दस्तावेजों में क्लियरली दिखता है। बिल्कुल, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में कस्टमर फॉर्म भरने के बाद 48 घंटे इंतजार नहीं करने वाला है। उसे 10 सेकंड में अप्रूवल चाहिए। हाँ, पेशेंस तो आजकल किसी को नहीं है। यही वो मैसिव स्केल है जो L&T फाइनेंस को बाकी कॉम्पिटिटर्स से आगे रख रहा है। ठीक है, तो अब उस 10 सेकंड वाले अप्रूवल पर आते हैं, जिसके पीछे जो दिमाग काम कर रहा है वो है साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स उनका फ्लैगशिप अंडरराइटिंग इंजन है। हाँ, और दस्तावेजों के अनुसार ये एक ओमनी प्रोडक्ट, ओमनी कस्टमर इंजन है।
लेकिन चलिए वापस अपने एनटीसी यानी न्यू टू क्रेडिट बोरोवर्स पर आते हैं। जो उनके पोर्टफोलियो का लगभग 29% है। राइट, तो जिनका सिविल स्कोर 0 है, उनके लिए साइक्लॉप्स इस रॉ कंज्यूमर डेटा को एक्शनेबल लोन रिस्क अलर्ट्स में बदलता कैसे है? इसका एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म क्या है? देखो यार, साइक्लॉप्स एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डेटा इंटीग्रेशन और एक्विजिशन लेयर का इस्तेमाल करता है। ओके। सिबिल स्कोर ना होने पर ये इंजन 7 से अधिक ऑल्टरनेट डेटा चैनल्स को खंगालता है। ऑल्टरनेट डेटा मतलब क्या-क्या आता है इसमें? इस लेयर में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, डिजिटल पेमेंट्स, ट्रस्ट सिग्नल्स और यहाँ तक कि माइक्रो ज्योग्राफी का डेटा फीड किया जाता है। राइट, माइक्रो ज्योग्राफी। हाँ, और इस रॉ डेटा को अक्वायर करने के बाद साइक्लॉप्स लगभग 100 से अधिक अलग-अलग स्कोर कार्ड्स और एल्गोरिदम्स के जरिए इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ताकि एक नया और ज्यादा विश्वसनीय रिस्क प्रोफाइल बनाया जा सके अनटीसी कस्टमर्स के लिए। एग्जैक्टली। पर एक सेकंड, मुझे इस माइक्रो ज्योग्राफी वाले टर्म पे थोड़ा रुकना है। हाँ। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो उसका क्या मतलब है? मैं समझाती हूँ। मतलब अगर किसी कस्टमर के गांव या पिन कोड में इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है, तो उस एक आइसोलेटेड मैक्रो इवेंट का उस इंडिविजुअल व्यक्ति के टू व्हीलर लोन डिफॉल्ट करने से क्या डायरेक्ट मैथमेटिकल कनेक्शन हो सकता है? देखो, ये कॉज़ैलिटी समझना बहुत जरूरी है। रूरल इकोनॉमीज में कैश फ्लो पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड होता है। राइट, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ, अगर किसी माइक्रो ज्योग्राफी, मान लीजिए एक खास तहसील में फसल खराब होती है, तो सिर्फ किसान का ही नहीं बल्कि उस इलाके के दुकानदार, मैकेनिक और छोटे व्यापारियों का रेवेन्यू भी गिरता है। ओह आई सी, तो पैसा घूमना बंद हो जाता है। बिल्कुल। और L&T फाइनेंस के पास लगभग 2 लाख गांव और 450 शहरों का काफी ग्रैन्युलर डेटा है। साइक्लॉप्स इस हिस्टोरिकल डेटा का क्रॉस रेफरेंस करता है रियल टाइम में। तो अगर एक एनटीसी कस्टमर उस पिन कोड से अप्लाई कर रहा है जहां इकोनॉमिक स्ट्रेस शुरू हो गया है, तो इंजन उसके रिस्क स्कोर को मैथमेटिकली एडजस्ट कर देगा। एग्जैक्टली। और इसके अलावा दस्तावेज बताते हैं कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का पेनिट्रेशन 72% हो चुका है उनके सिस्टम में। जिसका मतलब है वो सीधा कस्टमर की बैंक डिटेल्स देख सकते हैं। सहमति से, हाँ। इंजन सीधा कस्टमर के बैंक आने जाने वाले कैश की वेलोसिटी मैप कर लेता है। अमेजिंग। यानी रॉ डेटा फिल्टर होकर 100+ स्कोर कार्ड्स के पास गया, वहां माइक्रो ज्योग्राफी और बैंक स्टेटमेंट का ओवरलैप हुआ और फाइनल रिस्क अलर्ट जनरेट हो गया। और इस प्रोसेस का असर आप सीधा उनके मैट्रिक्स में देख सकते हैं। हाँ, दस्तावेजों में 2 मैट्रिक्स काफी हैरान करने वाले थे। पहला, टू व्हीलर लोन्स में बाउंस रेट 22% से गिरकर सीधा 12% पर आ गया है, जो कि एक मैसिव ड्रॉप है। और दूसरा एनएनएस यानी नेट नॉन स्टार्टर रेट 3.7% से गिरकर मात्र 0.02% हो गया है। एक पुराना लेगेसी सिस्टम इस 3.5% डिफरेंस को क्यों मिस कर रहा था, जो साइक्लॉप्स ने आराम से पकड़ लिया? क्योंकि लेगेसी सिस्टम्स स्टैटिक डेटा पर काम करते थे। वो बेसिकली एक 30 दिन पुराना ब्यूरो रिकॉर्ड देखते थे। और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राइट। और एनएनएस का मतलब क्या है? वो कस्टमर जो लोन लेने के बाद पहली ईएमआई ही डिफॉल्ट कर दे, जो कि बेसिकली फ्रॉड या एक्सट्रीम हाई रिस्क केसेस होते हैं। हाँ, ऐसे फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए रियल टाइम डिजिटल फुटप्रिंट चाहिए होता है। साइक्लॉप्स ने लोन डिस्पर्स होने से ठीक पहले उनके बिहेवियर में आई इनकंसिस्टेंसी को फ्लैग किया होगा। जैसे अचानक से कई अलग-अलग जगह लोन अप्लाई करना, या फिर बैंक बैलेंस का अचानक जीरो हो जाना। साइक्लॉप्स इन पैटर्न्स को रियल टाइम में पकड़ता है। और उन्होंने रिपोर्ट किया है कि पिछले 2 सालों में साइक्लॉप्स ने 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टू व्हीलर पोर्टफोलियो इसी प्रिसिजन के साथ अंडरराइट किया है। और ये चीज डायरेक्टली उनकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है, क्योंकि खराब लोन आपकी बुक में एंटर ही नहीं कर पाता। ठीक है, अब साइक्लॉप्स ने दरवाजे पे चेकिंग की, रिस्क असेस किया और फॉर्म अप्रूव कर दिया। लेकिन एक लोन 2 से 3 साल चलता है। हाँ, कस्टमर लाइफ साइकिल लंबा होता है। तो एक बार पैसे डिसबर्स हो गए तो उसके बाद कस्टमर की लाइफ में, उसकी जॉब में या इकोनॉमी में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर उनका दूसरा इंजन नॉस्ट्राडामस पिक्चर में आता है। एग्जैक्टली। नॉस्ट्राडामस उनका पोर्टफोलियो इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग इंजन है। पर मेरा यहाँ एक डाउट है। दस्तावेज कहते हैं कि नॉस्ट्राडामस एक्सटर्नल मार्केट सिग्नल्स, बैंकिंग डेटा और ब्यूरो सिग्नल्स को रियल टाइम में ट्रैक करता है। हाँ, वो लगातार बुक को मॉनिटर करता है। तो मान लीजिए अगर किसी L&T फाइनेंस के कस्टमर ने किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट किया, तो नॉस्ट्राडामस को कैसे पता चलेगा? यहाँ 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच कोई डेटा प्राइवेसी वॉल नहीं होती क्या? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और डेटा प्राइवेसी समझना जरूरी है। देखो,
L&T फाइनेंस सीधे किसी दूसरे बैंक के इंटरनल सिस्टम्स में नहीं झांकता। वो इल्लीगल होगा। राइट, प्राइवेसी लॉज अलाउ नहीं करेंगे। इसके बजाय नॉस्ट्राडामस क्रेडिट ब्यूरोज और एक्सटर्नल एग्रीगेटेड डेटाबेसेस को लगातार स्क्रब करता है। उनकी प्रेजेंटेशन में एक मंथली कस्टमर लेवरेज ट्रैकर का जिक्र है। तो जब कस्टमर एक जगह डिफॉल्ट करता है तो ब्यूरो के पास तो डेटा आता ही है। बिल्कुल। या फिर मान लो कस्टमर में अचानक से 3 नए क्रेडिट कार्ड खुलवा लिए। नॉस्ट्राडामस इस एपीआई फीड को कंज्यूम करता है। ओके, तो ट्रैकर देखता है कि कस्टमर का ओवरऑल मार्केट उधार उसकी चुकाने की क्षमता से ज्यादा हो रहा है। और जैसे ही इंजन को ये दिखता है, वो इस डिजिटल सिग्नल को तुरंत एक ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिग्नल या ईडब्ल्यूएस में बदल देता है। इसका मतलब है कि लॉस होने से पहले ही इंटरनल सिस्टम में अलार्म बज जाता है। बेसिकली हाँ। मतलब कस्टमर अभी तक L&T फाइनेंस की ईएमआई ठीक से दे रहा है, पर इंजन को दिख गया है कि वो बाकी जगह डिफॉल्ट करना शुरू कर चुका है, तो अगली ईएमआई बाउंस होने का रिस्क एक्सट्रीम हाई है। एग्जैक्टली। और नॉस्ट्राडामस का काम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर रुकना नहीं है। इस इंजन में एक स्ट्रेस टेस्टिंग मॉड्यूल भी लगा हुआ है। स्ट्रेस टेस्टिंग मॉड्यूल ये क्या करता है? ये मॉड्यूल पूरे लोन पोर्टफोलियो को अलग-अलग मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोज के खिलाफ टेस्ट करता है। जैसे अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट में उन्होंने एल नीनो के असर का जिक्र किया था। ओह, वेदर फोरकास्ट को भी यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर फोरकास्ट है कि किसी रीजन में बारिश कम होगी, तो स्ट्रेस टेस्टिंग मॉड्यूल पहले ही सिम्युलेट करेगा कि इसका उनके ट्रैक्टर लोन्स या रूरल बिजनेस पर कितना फाइनेंशियल असर आएगा। वाह। और इस सिम्युलेशन के आधार पर मैनेजमेंट शायद पहले से ही अपनी कलेक्शन स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर लेती होगी। बिल्कुल, डिफॉल्ट की नौबत आने से पहले रिसोर्सेज को उस पर्टिकुलर जियोग्राफी में डिप्लॉय कर दिया जाता है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच उनके पोर्टफोलियो लोन लॉसेस को ड्रास्टिकली कम कर देती है। अब मुझे क्लियर समझ आया है कि ओरिजिनेशन और मॉनिटरिंग को अलग-अलग एआई इंजन्स क्यों हैंडल कर रहे हैं। पर दस्तावेजों को आगे पढ़ते हुए एक तीसरी चीज आती है जो इन दोनों से थोड़ी अलग है। आप इंटरनल एआई टूल्स की बात कर रहे हैं। हाँ, L&T फाइनेंस ने एआई का इस्तेमाल सिर्फ कस्टमर्स को ट्रैक करने के लिए नहीं किया है, बल्कि अपनी इंटरनल टीम और पूरी ब्यूरोक्रेसी को स्पीड अप करने के लिए भी किया है। उन्होंने अपनी वर्कफोर्स को को-पायलट्स दिए हैं। राइट। दस्तावेजों में हीलियोस, ओरायन और शिग्राम जैसे को पायलट्स का जिक्र है। जैसे हीलियोस, जो एसएमई और होम लोन के लिए है, उसने अकेले 39,000 फाइल्स प्रोसेस की हैं। पर मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया शिग्राम और प्रोजेक्ट कैनियन के क्लेम्स ने। हाँ, उनका स्केल बहुत मैसिव है। शिग्राम एक लीगल को पायलट है जो मॉर्गेज लोन्स का टाइटल सर्च, जो पहले 4 से 8 घंटे लेता था, उसे अब 30 से 60 मिनट में पूरा कर रहा है, वो भी 11 अलग-अलग भारतीय भाषाओं में। जो कि ऑपरेशनल एजिलिटी को पूरी तरह से बदल देता है। पर प्रोजेक्ट कैनियन में उनका दावा है कि 4 महीने के अंदर उन्होंने गोल्ड फाइनेंस के लिए एक पूरा नया लोन ओरिजिनेशन सिस्टम यानी LOS बना दिया, जिसमें लगभग 60% कोड बेस एआई ने खुद जनरेट किया है। हाँ, ये फिगर काफी बड़ा है। मैं इस पर थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगा। क्या सच में एआई इतना कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल लॉजिक और मैथ खुद लिख रहा है, या फिर ये सिर्फ बेसिक टेम्पलेट कोड का मार्केटिंग क्लेम है? इस स्केप्टिसिज्म का आना लाजमी है। 60% ऑटोमेटेड कोड जनरेशन छोटी बात नहीं है। लेकिन अगर हम आज की टेक इंडस्ट्री देखें, तो एआई कोडिंग असिस्टेंट्स अब रियलिटी बन चुके हैं। पर क्या वो फाइनेंशियल लॉजिक समझते हैं? देखो, प्रोजेक्ट कैनियन एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें 16 इंटीग्रेटेड सिस्टम्स और 60 से ज़्यादा APIs का इस्तेमाल हुआ है। एआई दरअसल पूरा कोर बिजनेस मैथ नहीं लिख रहा होता। तो वो क्या लिख रहा है? एआई ज्यादातर बॉयलरप्लेट कोड, API कनेक्टर्स, डेटा वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स और इंटीग्रेशन लेयर्स लिखने में सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। हाँ, समझ गया, जो रिपीटेटिव कोडिंग का काम है। एग्जैक्टली। तो जब वो 1000 डेटा साइंटिस्ट इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें रूटीन कोडिंग नहीं करनी पड़ती। वो अपना सारा दिमाग और टाइम सिर्फ कोर बिजनेस लॉजिक और एज केसेस पर लगाते हैं। तो इसीलिए जो प्लेटफॉर्म पहले बनने में 18 महीने लगाता था, वो अब मात्र 4 महीने में बनकर तैयार हो गया। सही कहा। और यही नया सिस्टम आने वाले समय में 30x वॉल्यूम ग्रोथ को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस लेवल का एआई प्रोसेसिंग, 11 भाषाओं में नेचुरल लैंग्वेज समझना, रियल टाइम डेटा स्क्रबिंग, इन सबको चलाने के लिए कंप्यूट पावर तो बहुत ज्यादा चाहिए होगी ना? बहुत ज्यादा, और ये महंगा भी होता है। वही तो, आज के दौर में पब्लिक क्लाउड पर एआई API कॉल्स बहुत महंगी पड़ती हैं। और इसी से जुड़ा Q1 FY27 के दस्तावेजों में एक पूरा सेक्शन है जिसमें क्लाउड कंसोलिडेशन और हाइपर स्केलर से दूर जाने की बात की गई है। ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का एक
काफी बड़ा हिस्सा है। एक आम इन्वेस्टर के लिए अगर हम इसे तोड़कर समझाएं तो ये हाइपरस्केलर क्या बला है और इससे दूर जाने पर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी टीसीओ में 70% की बचत कैसे हो सकती है? देखो यार, हाइपरस्केलर्स का बेसिकली मतलब है बड़ी ग्लोबल क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज, जैसे Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। राइट। शुरू में जब आपका डेटा स्केल कम होता है तो हाइपरस्केलर्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि आपको अपना खुद का हार्डवेयर और सर्वर्स नहीं लगाने पड़ते। पर जब आप L&T फाइनेंस जितने मैसिव स्केल पर AI मॉडल्स चलाने लगते हैं, जहां शायद करोड़ों एपीआई कॉल्स दिन में हो रही हैं। हाँ, तो ये हाइपरस्केलर्स पर ट्रांजैक्शन बहुत हैवी फीस चार्ज करने लगते हैं। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा टेक्निकल कदम उठाया। वो अब पब्लिक क्लाउड से अपने खुद के ओपन सोर्स प्राइवेट क्लाउड पर शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। बिल्कुल। साथ ही दस्तावेजों में GPU ऑगमेंटेशन की बात की गई है। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो नॉर्मली गेमिंग में यूज होते थे, लेकिन अब एआई और मशीन लर्निंग वर्कलोड्स चलाने के लिए सबसे जरूरी हार्डवेयर बन गए हैं। सही पकड़ा। जब आप अपने GPUs अपने प्राइवेट क्लाउड में लगाते हैं तो आप अपने खुद के AI मॉडल्स जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLM और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स SLM लोकली होस्ट कर सकते हैं। जैसे वो शिंग्राम को-पायलट जो 11 भाषाओं में लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा है। हाँ, वो एक LLM हो सकता है जिसे सिर्फ लीगल वर्नाक्युलर पर फाइन ट्यून किया गया हो। जब आप इसे अपने प्राइवेट नेटवर्क पर चलाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा होता है डेटा प्राइवेसी का, क्योंकि डेटा आपके सर्वर से बाहर जा ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली। और दूसरा फायदा एक्सटर्नल API कॉस्ट बचने की वजह से 5 साल का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप सच में 70% तक सस्ता पड़ता है। वाह! और ये 70% सेविंग्स सीधे तौर पर कंपनी के ओपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कम करती होगी। बिल्कुल करती है। तो चलिए इस पूरे टेक डिस्कशन को सीधा इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि टेक आर्किटेक्चर, क्यूबरनेटीज, साइकॉप्स और प्राइवेट क्लाउड्स की बात तब तक सिर्फ थ्योरी है जब तक वो कंपनी की बैलेंस शीट पर ना देखे। इन्वेस्टर्स के लिए तो वही सबसे जरूरी है। Q1 FY27 की प्रेजेंटेशन और लक्ष्य 2031 के टारगेट्स में इस सब AI ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जैक्टली क्या असर दिख रहा है? असर सीधा उनके कोर ग्रोथ मैट्रिक्स में दर्ज है। Q1 FY27 में L&T फाइनेंस का बुक साइज 27% बढ़कर 1,29,634 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि काफी हेल्दी ग्रोथ है। और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT उसमें 29% की बढ़ोतरी हुई है, जो अब 902 करोड़ रुपए है। लेकिन जिस मैट्रिक पर हमारी इस पूरी डीप ड्राइव का निष्कर्ष टिका है वो है उनका क्रेडिट कॉस्ट। ये कितना आया है? ये पिछले क्वार्टर के 2.64% से घटकर अब 2.54% पर आ गया है, और लक्ष्य 2021 के तहत उन्हें इसको 2% से नीचे लाना है। क्रेडिट कॉस्ट गिरने का सीधा सा मतलब यही है कि कंपनी का जो पैसा खराब लोन्स या डिफॉल्ट्स में डूब रहा था वो अब बच रहा है। एग्जैक्टली। और इसके पीछे 2 डायरेक्ट कॉजेज हमने अभी डिकोड किए। हाँ, पहला साइक्लॉप्स, जिसने NPS रेट को 0.2% पर ले आया क्योंकि उसने ऑल्टरनेट डेटा के जरिए दरवाजे पर ही हाई रिस्क लोगों को रोक दिया। और दूसरा नॉस्ट्रेडेमस, जिसकी स्ट्रेस टेस्टिंग और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स डिफॉल्ट आने से पहले ही प्रोएक्टिव रिकवरी एक्शन इनिशिएट करवा देते हैं। ये कॉजालिटी बिल्कुल क्लियर है। और प्राइवेट क्लाउड और उस प्रोजेक्ट कैनियन की वजह से ओपेक्स टू एवरेज एसेट्स रेशियो पर भी फर्क पड़ा होगा ना? हाँ, वो रेशियो भी 4.21% से घटकर 4.03% पर आ गया है। देखो यार, फंडा सिंपल है। जब लॉसेस कम होंगे और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इतनी बढ़ेगी तो रिटर्न ऑन एसेट्स ROE और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE नेचुरल तौर पर ऊपर जाएंगे। अभी करंट नंबर्स क्या हैं इनके? ROA अभी 2.48% पर है, जिसे लक्ष्य 3021 में 3 से 3.2% तक ले जाने का टारगेट है, और ROE 12.71% पर आ गया है, जिसका लॉन्ग टर्म टारगेट 16 से 18% है। तो ये सारे आंकड़े ये साबित करते हैं कि साइक्लॉप्स और नोस्ट्राडामस जैसे AI इंजिन्स यहाँ पर सिर्फ किसी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को सुंदर बनाने वाला टेक्निकल जार्गन नहीं है। बिल्कुल है। ये प्रैक्टिकली एंड टू एंड कस्टमर लाइफ साइकिल को रिस्क फ्री और हाईली प्रॉफिटेबल बनाने के मैथमेटिकल इंजिन्स हैं।
इस तरह से उनका प्रोप्राइटरी टेक स्टैक सीधे उनके लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू और मार्केट ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। तो आज के इस गहन विश्लेषण से एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है। L&T फाइनेंस ने जिस जेन 3 आर्किटेक्चर की नींव रखी है, वो स्पीड, स्केल और प्रिडिक्टिव रिस्क मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा, रिस्क को पैदा होने से पहले पहचान लेना यही फ्यूचर है। माइक्रो ज्योग्राफी और बैंक स्टेटमेंट वेलोसिटीज को कंपेयर करके एनटीसी कस्टमर्स को सेफली ऑनबोर्ड करना हो, या लोन डिसबर्स होने के बाद नॉस्ट्राडामस के रिडार से पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना हो, हर चीज हेविली डेटा ड्रिवन है। और इस पूरे इकोसिस्टम को फ्यूल कर रहे हैं वो 1000 से अधिक डेटा साइंटिस्ट और उसके साथ कुबरनेटिस की स्पीड और एजिलिटी। हाँ, और को-पायलट्स ने पूरी संस्था में एआई को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, जिससे लीगल सर्चेस से लेकर नए सिस्टम्स बनाने तक का वक्त लिटरली अनइमेजिनेबल लेवल तक कम हो गया है। ये उनकी ऑपरेशनल स्केलेबिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। बिल्कुल। तो चलिए, इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले हमारे सुनने वालों के चिंतन के लिए एक आखिरी विचार छोड़कर जाते हैं। हाँ, बताइए। हमने शुरुआत में बात की थी कि ये नए एआई इंजन्स गाड़ी में लगा उस रियर व्यू मिरर को हटाकर एक पावरफुल आगे देखने वाला रेडार सिस्टम लगा देते हैं। राइट। लेकिन जिस तरह प्रोजेक्ट कैनियन 60% कोड बेस खुद एआई के जरिए जनरेट कर रहा है, शीघ्रम पूरा लीगल टाइटल सर्च ऑटोमेट कर रहा है, और नॉस्ट्राडामस खुद स्ट्रेस टेस्ट करके मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स को एब्जॉर्ब करने की एडवांस स्ट्रेटजी बना रहा है, तो क्या आने वाले दशक में हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा? क्या ऐसी संस्थाएं दरअसल सिर्फ ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज रह जाएंगी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, या फिर वो कोर टेक्नोलॉजी कंपनीज बन चुकी हैं जिनके पास मात्र एक एनबीएफसी लाइसेंस है? ये एक काफी डीप सवाल है ना? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए शुक्रिया।